हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग पीटी 365 जो हमारी यहाँ पे फेब से अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी एक लेसन आ चुकी है। ये सेकंड लेसन है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उसको मैं इकट्ठे एक साथ कवर करूँगी। तो ये आपका जुलाई तक इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेल्थ में इतने सारे टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेयर डिजीज़ के साथ। तो रेयर डिजीज़ जो कि आप लोग को पता है कि काफ़ी कम होता है ये बीमारी सबको। तो अगर रेयर डिजीज़ कहते किसको है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी यूनिवर्सल या फिर हमारे देश में भी इस चीज़ को अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि रेयर डिजीज़ का मीनिंग क्या है, किसे हम लोग रेयर डिजीज़ कहेंगे। कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज तक इंडिया में भी नहीं देखने को मिला। बट हाँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि अगर 1000 पॉपुलेशन में एक इंसान को भी अगर इस तरीके की डिजीज़ होती है तो इसे हम लोग रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये बातें हो गई। साथ ही ये जो रेयर डिजीज़ है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग ऑर्फन डिजीज़ कहते हैं। और इसके लिए जो ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसको हम लोग ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। बट अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसे कानून नहीं आई है जिसमें कि हम लोग ऑर्फन ड्रग्स को डेवलप कर सकें। ओके, तो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ेज़ है जिसको कि रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है। सो सबसे फर्स्ट है थैलेसीमिया, सेकेंड है सिकल सेल एनीमिया, एटाक्सिया, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो स्वीट सिंड्रोम। ये सारे ऐसे हैं जो कि आप लोग ये दोनों देखोगे, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं और ये जेनेटिक पी डिजीज़ देखने को मिलता है और रेयरेस्ट भी होते हैं। फाइन, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य नीति है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इट मीन्स कि पैसे के रूप में जो पेशेंट है और जो यहाँ पे पेशेंट कैसे तो जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनको यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। और उन वैसे लोग जो कि लाइफ थ्रेटनिंग जैसी डिजीज़ जो है उससे वो सफ़र कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट जो रिसीव कर रहे हैं किसी सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में, तो वैसे पेशेंट को यहाँ पे सरकार के द्वारा फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जिसे हम लोग राष्ट्रीय आरोग्य निधि कहते हैं। फाइन, अब आगे आते हैं। देखिए ये सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फैक्ट्स यहाँ पे आपके साथ फिर से इसे कहते हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया। तो WHO के द्वारा रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया रीचिंग ज़ीरो फोरम। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रीचिंग ज़ीरो फोरम ये किस डिजीज़ के लिए है। आपसे टीबी लिख दिया जाएगा, डेंगू लिख दिया जाएगा, मलेरिया है और भी है कोई भी डिजीज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो रीचिंग ज़ीरो फोरम जो है ये हमारे मलेरिया के लिए आया है कि मलेरिया एलिमिनेट करना है, और वो भी वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर एक जो भी फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि दिन डेट जो है ये आपसे यूपीएससी में तो नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे WHO के द्वारा ये तो एक नया आपको इनिशिएटिव देखने को मिला, बट इसके अलावा E25 इनिशिएटिव लाया गया था। इट मीन्स कि जिसके तहत 25 कंट्रीज़ हैं वो आइडेंटिफाई की थी कि उनके पास ये पोटेंशियल है कि पूरी तरीके से 5 इयर्स लाइफ टाइम के बीच में ही विद इन जो है यहाँ पे मलेरिया को स्टैम्प आउट किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये E25 इनिशिएटिव भी पूछ लिया जा सकता है कि ये किस बीमारी से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पे मलेरिया है। मलेरिया कैसा यहाँ पे आप देखो कि डिजीज़ है। तो मलेरिया जो है, अच्छा हाँ, अब इससे पहले आप देखो कि 2017 में WHO के द्वारा जो लॉन्च किया गया था E2020 इनिशिएटिव, जिसके तहत ये था कि 21 कंट्रीज़ जो है इस इनिशिएटिव के तहत एकदम से ज़ीरो मलेरिया केस उनके देश में देखने को मिला। तो 2020 ये जो है एक आपका टाइमलाइन था कि 2020 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो 21 कंट्रीज़ जो है सक्सेस हो पाई थी। अब इसी के साथ जो है 2025 रखा गया, यानी कि 2025 तक का टारगेट है कि 25 कंट्रीज़ जो है यहाँ सामने निकल कर आइए जिसमें कि सबसे ज़्यादा मलेरिया की केसेस है, तो वो यहाँ पे मलेरिया को बिल्कुल मलेरिया फ्री देश बनाएंगी। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि यहाँ पे पैरासाइट से होता है और ये ट्रांसमिट करता है पीपल्स को। कैसे? तो एक मच्छर के काटने से, और ये फीमेल एनोफोलिस जो मॉस्किटो है, फीमेल मच्छर है, उसके काटने से ये बीमारी ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है, यानी कि इसको क्योर भी कर सकते हैं। अगर ये किसी को मलेरिया हो जाती है तो ऐसा नहीं कि जान चला ही जाएगा, उसको क्योर भी कर सकते हैं और पहले प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। हमारे द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें कि 6 वेक्टर बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, काला आजार, लिम्फेटिक फ्लेयरेसिस, तो इन सबको हम लोग को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया। उसके बाद नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है। इट मीन्स कि WHO की जो E20
WHO की जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी थी ना, उसी के बेसिस पे हम लोग अपने देश में ये कानून लेकर आए हैं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे रखे हैं कि एलिमिनेट करेंगे मलेरिया कब तक, तो 2030 तक, ठीक है। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, और WHO की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी भी है। अगेन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी ये किसके लिए है, तो ये भी मलेरिया के लिए लाया गया है। लेकिन स्पेसिफिकली आप देखो कि 4 हाई एंडेमिक स्टेट है। एंडेमिक कहने का मतलब है कि ये मलेरिया जो है इसी स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगर आप ये 4 राज्यों से आते हैं तो आपके लिए टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि WHO के द्वारा यहाँ पे हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी लाई गई है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, जैसे कि एल सल्वाडोर के द्वारा सर्टिफाई किया गया है कि ये देश जो है अब मलेरिया फ्री हो चुके हैं। तो सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन ये WHO के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखनी है आप लोग को। और एक कंट्री अगर ये प्रूव करती है कि चलो ठीक है उनके यहाँ कोई भी केसेस नहीं आ रही है, और कब तक, कितने दिन तक, तो कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स तक, यानी कि लगातार 3 साल तक अगर कोई भी मलेरिया के केस नहीं आ रहे, तो फिर उस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। एल सल्वाडोर एक पहला ऐसा कंट्री बना है सेंट्रल अमेरिका में, और पूरे अमेरिका में 3rd कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन उनको मिला है WHO के द्वारा। तो पहली कंट्री है कहाँ, तो इस सेंट्रल अमेरिका में, लेकिन 3rd कंट्री कह रही है कि ऑल अमेरिकाज में, तो इसमें पैराग्वे और अर्जेंटीना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपका मलेरिया फ्री है। तो पैराग्वे, अर्जेंटीना और एल सल्वाडोर है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जोनोसिस इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप देखो कि गाइडलाइंस लाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो जूनोसिस है, यानी कि जो ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऐसे डिजीज़ेज़ को कम करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इसके आगे आप देखो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, जिनके द्वारा ये और साथ ही साथ WHO और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये तीनों मिलके यहाँ पे एक प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो भी हो रही है, तो उससे एटलीस्ट जितनी भी यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट है, मेनली जो जानवरों से दूध निकलती है, फिर उससे जो भी कर्ड वगैरह, घी वगैरह बनाई जाती है, तो एटलीस्ट वैसा ना हो कि उससे डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए ह्यूमन बींग में। तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे WHO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही हो, बट यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। तो इसके बारे में आप समझो कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 182 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और हम लोग भी इसके मेंबर हैं। तो अब आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसमें हम लोग जो है मेंबर है, वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेट किया जाता है कि कैसे एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करना है और एनिमल वेलफेयर को इम्प्रूव करना है। इट मीन्स कि हेल्थ पे ध्यान देना है, वो भी एनिमल के साथ ही। यहाँ पे आप देखो कि ट्रांसपेरेंसी ये अचीव करते हैं। इट मीन्स कि जो ग्लोबल एनिमल हेल्थ सिचुएशन है, जैसे आप देखो कि कोई भी डिजीज़ अगर ट्रांसमिट हो रही है एनिमल टू ह्यूमन बींग, तो उस चीज़ को ये अपडेट करते हैं। साथ ही डिजीज़ प्रिवेंशन भी, और उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स है उसको भी ये पब्लिश करते हैं। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। नाम में ही है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इट मीन्स कि ये एनिमल की हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हैं। ओके, जूनोसिस क्या है, अगर हम लोग WHO के हिसाब से देखें तो जूनोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि जंप करता है नॉन ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन बींग में। ओके, तो ये ट्रांसफ़र होता है, कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि जानवरों से इंसान में ये आपका फैलता है। अगर जूनोटिक पैथोजेंस आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और फंगल भी हो सकते हैं। तो आपसे अगर स्टेटमेंट बन जाता है कि जूनोटिक पैथोजेंस जो है कैन ओनली बी वायरल, कैन ओनली बी बैक्टीरिया, या फिर बोथ, तो ऐसा नहीं है कि ये चारों होते हैं, और ये स्प्रेड हो सकते हैं ह्यूमन बींग में डायरेक्ट कांटेक्ट से भी, जैसे कि अगर कंटामिनेटेड फूड अगर हम लोग खा लेते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, या फिर एनवायरनमेंट में उस तरीके की कोई डिजीज़ फैली हुई है, तो ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन कॉजेज़ क्या होता है इस तरीके का जूनोसिस का, तो सबसे बड़ी कॉजेज़ तो आज की डेट में जो रीज़न बताई जा रही है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखो काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रही है। सो ये वन ऑफ द रीज़न भी बताया जा रहा है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो जानवर भी जो है उतने हेल्दी नहीं रह पा रहे। एनिमल अडेप्टेशन और माइग्रेशन है, लैक ऑफ हाइजीन है, साफ़ सफाई की कमी देखने को मिलती है, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस है, पैथोजन म्यूटेशंस है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें आप देखो कि जिससे लग रहा है कि ये सारे कॉजेज़ है जूनोसिस का। ठीक है, पॉपुलेशन एट रिस्क है। एग्जाम्पल अगर हम लोग जूनोटिक डिजीज़ का देखें तो सबसे पहले तो अभी आप लोग कोरोना वायरस ही देख सकते हो। उसके अलावा जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, जिसमें कि जो बच्चों की हेड होती है ना वो छोटी हो जाती है। किसी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो जाए तो उसका इम्पैक्ट उनके बेबीज़ में देखने को मिलता है।
कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ है, नीपा वायरस है जो कि अगेन अभी केरल में आप देख सकते हो कि इसकी केसेस बहुत बढ़ रही है। तो ये फ्रूट बैट से ये आप देखो कि ये ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। इबोला वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, मर्स है और SARS-CoV-2 है। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे आज के डेट में हम लोग डिजीजेस देख रहे हैं जो कि मेनली ये जूनोसिस ही है। इट मीन्स की जूनोटिक इन नेचर है, एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि हम लोग जूनोटिक डिजीज़ के को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन हेल्थ अप्रोच जो WHO के द्वारा कहा गया है कि वन हेल्थ अप्रोच लेकर चलना है। इट मीन्स कि एनिमल हेल्थ प्लस ह्यूमन हेल्थ प्लस इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये इन तीनों को यहाँ पे ध्यान में लेकर चलना है और तीनों पे इक्वली यहाँ पे ध्यान देना है, तभी जाकर इस तरीके की डिजीज़ेस जो ट्रांसमिट हो रही है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में जो कि है मेडिकल ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण सेकेंड वेव जो इंडिया में आई उससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए ऑक्सीजन के बारे में, मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की ही पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कितने ब्लैक में बिक रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है और मेडिकल जो एयर सिलेंडर्स होते हैं वो डेडिकेटेड रिफ़िल भी कर सकते हैं उसको। इट मीन्स कि ऐसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें एक बार ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो उसको रिफिलिंग भी किया जाता है। और ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें कि आप ऑक्सीजन और मेडिकल गैसेस जो है उसको हाई प्रेशर और नॉन लिक्विड स्टेट में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक तो हाई प्रेशर में इसको फिल किया जाता है और नॉन लिक्विड स्टेट में। साथ ही आप देखो कि ये वॉल्व के साथ यहाँ पे फिट होते हैं, इसके ऊपर एक वॉल्व होता है और प्रेशर रेगुलेटर भी होता है। साथ ही इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर आपका स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है और कार्बन फाइबर और दूसरे कंपोजिट मटेरियल भी देखने को मिलेंगे और ये बहुत सारे स्टैंडर्ड साइज़ में ही आपका अवेलेबल होता है। इसमें हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है और कोई भी तरीके का इसमें गैसेस नहीं होता है। ऑक्सीजन ही गैस इसमें आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में देखने को मिलेगा। इसमें 0.01% भी कोई और गैसेस की मिक्सचर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन होता है जिससे कि जो हम लोग आज भी हम लोग जो भी इनहेल करते हैं तो इन्वायरमेंट से हम लोग जितने भी यहाँ पे आप देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं लेकिन हम लोग ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना इसमें प्योर ऑक्सीजन होते हैं। अगर कोई भी और गैसेस मिक्स किया जाएगा तो ये प्योरिटी फॉर्म जो है ऑक्सीजन की वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेडिकल ऑक्सीजन जो कहा जाता है ना कि ये टर्म मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, तो मेडिकल ऑक्सीजन जैसे आप सुनते हो तो आपके माइंड में यही क्लिक होनी चाहिए कि ये हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे जो बीमारियां होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मेनली आप देखो कि यहाँ पे मिनिमम जो है 90% ऑक्सीजन होते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में आपका 100% जो है प्योरिटी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है ना इसमें आप लोग देख सकते हो कि 90% यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, O2 होता है, 5% नाइट्रोजन होता है और 5% आर्गन होता है। तो यहाँ पे O2 प्लस N2 और प्लस आर्गन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये O2 प्लस N2 प्लस आर्गन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये मेडिकल ऑक्सीजन हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो ये हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं और इसको हम बहुत तरीके से जो है इसको ऑब्टेन भी कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विफाइंग एयर और इसको हम लोग क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि मेडिकल ऑक्सीजन जिसमें कि 99.5% प्योरिटी होती है और इसमें क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं उसको कंप्रेस करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको डिस्टिल वॉल्यूम और या तो जो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं वो हम लोग इसको लेकर आ पाते हैं, यानी कि यहाँ पर डिज़ायर्ड जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हम लोग इसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आप देखो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किए जाते हैं और रीगैसिफिकेशंस के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि ऑक्सीजन को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको जो है सिलेंडर में फिल किया जाता है। तो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में 99.5% प्योरिटी है। मेडिकल ऑक्सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि 90% ऑक्सीजन होते हैं एंड जो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर उसमें 100% ऑक्सीजन होते हैं। फाइन, आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी होगी ये तीनों चीज़ों को लेकर, कहीं से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड, ये भी काफ़ी सुन रहे होंगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का भी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना कि जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को ये कंसनट्रेट करते हैं। ये डिवाइस जो है ये सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए जितनी भी एयर है ना उसको कंसनट्रेट किया जाता है इस कंसनट्रेटर में और ऑक्सीजन को रख लिया जाता है, बाकी जो नाइट्रोजन है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है और फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। ये जो कंसनट्रेटर है इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं मल्टीपल ट्यूब्स के साथ और 2 पेशेंट को एट द सेम टाइम हम लोग सर्व भी कर सकते हैं।
तो उस समय जो है ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था सेकेंड वेव के टाइम में। उसके बाद पीएसए प्लांट है। आप लोग देखो कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें प्रेशर स्विंग ये प्लांट होते हैं। इट मीन्स कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट होते हैं। ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो है ये ऑक्सीजन प्लांट है, एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेट करते हैं और हॉस्पिटल के सप्लाई में इसको यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि एयर से आप देखो कि इसमें नाइट्रोजन आपका लाया जा रहा है और फिर उसके बाद इससे जो है ऑक्सीजन निकाला जा रहा है और उस ऑक्सीजन को फिर हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं और इससे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो पाता है। अब ये देखिए कि हॉस्पिटल जो है इससे सेल्फ सफिशिएंट हो पाते हैं। इट मीन्स कि उस हॉस्पिटल को किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन में ही आप देखोगे कि पीएसए प्लांट हमेशा होता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में तो नहीं था लेकिन कम था, लेकिन इस तरीके का जब हादसा हुआ तब आप देखोगे कि हमारे देश में अब मेजॉरिटी ऑफ जो हॉस्पिटल है उसमें पीएसए प्लांट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है ये रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है 92 से 95% ये प्योर कंप्रेस्ड होता है और बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें में कि 92 से 95% तक ये प्योर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ये दोनों के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। अब यहाँ पे मैं समराइज़ कर देती हूँ। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में 99.5% प्योर होता है। 100% तो प्योरिटी की गारंटी किसी में नहीं दे सकते, चलिए 0.5% यहाँ पे काट लिया गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे 90 to 95% प्योर है। ऑपरेशनल लाइफ स्पैन देखें तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार आप रिफ़िल करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेटर की बात करें तो इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये कंटिन्यूस ऑपरेट हो सकता है और जब तक ये पावर सोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे कि पावर से ही ये चलता है, तो जो भी एम्बिएंट एयर है उसको कंप्रेस करते हैं, उसको लेते हैं और उससे जो है ऑक्सीजन को रख लेते हैं और नाइट्रोजन को वापस भेज देते हैं। तो ऑपरेशनल लाइफ स्पैन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये कभी भी ख़राब हो सकता है, इस चीज़ से याद रखिएगा। सुटेबिलिटी अगर कोविड-19 के पेशेंट के लिए देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जा रही है कि सारे टाइप्स ऑफ जो कोविड-19 के पेशेंट है उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो ये गुड इनफ है, जो कि माइल्ड और मॉडरेट जो कोविड-19 पेशेंट थे जिनकी कंडीशन सेवियर होती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो आईसीयू तक पहुंच जा रहे थे, उनके लिए ये नहीं था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ नहीं किया जा सकता था, ठीक है। रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है कि हाई है, 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें, क्योंकि ये सप्लीमेंट है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो सप्लीमेंट है तो इसमें पावर भी कम होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 5 to 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है पर मिनट में ही आपका सप्लाई किया जा रहा है। इट मीन्स कि लो टू मॉडरेट लेवल पे इसको सप्लाई कर सकते हैं, बट हाई लेवल पे सप्लाई करना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। साथ ही पोर्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो पोर्टेबिलिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंसनट्रेटर है वो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के साइज़ होते हैं और सारे बहुत हेवी होते हैं, तो इसको इतना आसान नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह जो है ईजिली कोई एक इंसान जो है इसको कैरी कर सके। हाँ, जो छोटू सा होता है जिसे आप दोनों हाथ से उठा सकते हो तो उसकी बात अलग है, बट जो थोड़े बिग साइज़ के होते हैं ना उसको आप मूव नहीं कर सकते हो अकेले। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो कोई स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए। बट अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है और इसको स्टोर करने के लिए, और जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है। तो क्रायोजेनिक टैंकर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आपका जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था ऑक्सीजन। तो क्रायोजेनिक टैंकर कुछ इस तरीके के शेप में होते हैं, ये ध्यान रहे ये बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होते। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका कोना आप देखोगे ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है, राउंड शेप में होता है, क्योंकि क्रायोजेनिक जो होता है ना ये काफ़ी लो टेम्परेचर में यहाँ पे ऑक्सीजन को रखा जाता है और वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरीके की टैंकर होती है ना, क्रायोजेनिक टैंकर हमेशा इस तरीके का टैंकर होगा, ना कि कंप्लीट यहाँ पे सर्किल होगी, ना ही कंप्लीट यहाँ पे रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके के जो शेप होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एक ही समय पे यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। सो दैट्स वाई ये आपका जो है इस तरीके का कंटेनर होता है। कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम लोग देखें तो ये जो कंसनट्रेटर है ऑब्वियस है कि ये पावर से ये इस्तेमाल होता है, तो ये मोर एक्सपेंसिव है सिलेंडर के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो लेस एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए, आई होप कि आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। ओके, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030 का। तो यहाँ पे ग्लोबल एजेंसीज़ है जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, गावी है और कुछ अदर्स है जिनके द्वारा ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो है लाया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में।
तो टारगेट है जिसको कि 2030 तक अचीव करना है। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या करना है, जो यहाँ पे 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस है उसको अवॉइड करनी है कि वैक्सीन लेने से अगर कोई डिजीज़ यहाँ पे प्रिवेंट हो सकती है तो उस तरीके का काम करना है। 90% कवरेज करनी है। एसेंशियल वैक्सीन जो है वो बच्चों में या एडोलेसेंस में दी जाएगी। जैसे आप बच्चे होते हैं तो पोलियो की ड्रॉप आप लेते हो, साथ ही कुछ वैक्सीन टीकाकरण करते हो ना, हेपेटाइटिस बी वगैरह का जो वैक्सीन है वो लेते हो, तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको ये सारी बीमारियाँ ना हो। साथ ही जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो डोजेस चिल्ड्रन है उसको भी रिड्यूस करना है 50% तक। और ज़ीरो डोजेस चिल्ड्रन का कहने का मतलब है कि वो सारे बच्चे जो कि अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं लिए हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। 500 नेशनल और सब नेशनल जो इंट्रोडक्शंस है न्यू और अंडर यूटिलाइज्ड वैक्सीन का उसको कंप्लीट करना है। साथ ही इसमें वैक्सीन जो कि कोविड-19 का है, रोटा वायरस का है, ह्यूमन HPV का है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट हुई थी रिसेंटली। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो इंडिया के हैं वो डिजिटली पार्टिसिपेट किए थे, ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस समिट को होस्ट किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, इनके द्वारा। ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और वर्ल्ड की आप लोग देखो कि यहाँ पे जितने भी कोविड-19 से ग्रस्त वैसे तो सारे कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे मिलकर सामने आए और अपनी जो कॉपरेशन है वो आगे बढ़ाए और काफ़ी तरीके का बात किए होंगे ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर। ओके, तो वो बात आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, मेनली जो यहाँ पे काम का बात है उसको हम लोग कर रहे हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है क्या, क्योंकि जब मिशन इंद्रधनुष आया था तो उस समय भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी में। तो अब मुझे लगता है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है उसका नया वर्जन है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। 2014 में आप देखो कि मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो प्रोग्राम है और अचीव करना है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो कि सारे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो इसके अंदर आ सके। तो ये था मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 की बात की जा रही थी। लेकिन इस बार जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है इसका क्या एम है, इसका एम है कि फोकस करना है स्पेशल ड्राइव जो कि काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, और इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है वो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्रूव करना है, सिटीज़ में इम्प्रूव करना है, जिससे कि ये चीज़ें हो सके हाँ कि 90% से ज़्यादा बच्चे और जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उनको यहाँ पे इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, यानी कि जितना भी टीकाकरण उनको लेना है वो सब पूरा हो सके। देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई भी डिज़ीज़ जो है वो आपसे किसी और में फैल रही है या फिर आगे चलकर आपको भी कोई तरीके की बीमारी हो सकती है, तो अगर उसको वैक्सीन लेने से पहले ही, टीकाकरण लेने से, पोलियो ड्रॉप पहले ही पी लेने से अगर बच्चों को पोलियो नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या होता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसको ये एक सेफ़ तरीका होता है जिससे कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसलिए चलाई जाती है, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए 2014 में तो मिशन इंद्रधनुष आया था, लेकिन ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में इसको लाया गया था। फिर 2019 में क्या हुआ कि 2.0 आया, यानी कि सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया, और इसमें भी टारगेट था कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज होनी चाहिए 27 राज्यों में, वो भी 272 डिस्ट्रिक्ट में, साथ ही ब्लॉक लेवल में भी। तो यूपी और बिहार को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट करके रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 3 वर्जन आई है, थर्ड वर्जन 3.0 है, जिसमें कि बच्चे और प्रेग्नेंट विमेन को भी इसमें कवर किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि जिसने अपने वैक्सीन डोजेस पूरी नहीं ली है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, तब उनके ऊपर एक स्पेशल फोकस देने के लिए ये थर्ड फेज़ लाया गया है। तो अब आप लोग को हर एक फेज़ अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, 1.0, 2.0 और 3.0, ठीक है। 1.0 जो कि आप मेनली देखो कि 2017 में लाया गया था, जिसमें कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यहाँ पे फुल कवरेज देने की बात की गई थी। 2.0 में क्या था कि यहाँ पे बिहार और जो यूपी वाले राज्य है उसमें टारगेट किया गया था, और इसमें आप देखो कि 27 राज्यों में 242, यहाँ पे 272 डिस्ट्रिक्ट है शायद, मैं अभी इसको डिलीट करूँगी तो आप देख लेना। 3.0 में क्या है, तो 3.0 जो थर्ड वर्जन है इसमें बच्चे और प्रेग्नेंट विमेन इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे स्टेजेस जो है उसको याद रखना है, 272 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। उसके बाद अगर आप देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया में है ये आज से नहीं है, ये 1978 से चलाया जा रहा है, और ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। और ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। 1985 में आप देखो कि ये प्रोग्राम को मॉडिफाइड किया गया, फिर इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसको फेज्ड मैनर में सारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे राज्य जितने भी है 28 राज्य, उसमें इसको टारगेट रखा गया कि कंप्लीट किया जाएगा।
इसके तहत अगर हम लोग देखें तो इम्यूनाइजेशन में आप देखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इट मीन्स कि पहले ही वैक्सीन ले लो तो ये डिजीज़ नहीं होगा। जैसे आप कोरोना वायरस देख रहे हो तो इसकी वैक्सीन आप ले लिए हो, अब ये आपके लिए हो गया है कि अगर आपने दोनों डोज ले लिया है तो इट मीन्स कि आपकी सीवियर कंडीशन नहीं होगी। कोरोना वायरस तो हो सकती है लेकिन सीवियर कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो 12 यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को यहाँ पे इसके अगेंस्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैक्सीन देने की बात की गई है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, तो बातें क्या की जा रही हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है एक प्लेटफॉर्म जो कि है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये वेव अनेबल्ड होगा, ऑनलाइन है, नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इट मीन्स कि ऑनलाइन आपको जो भी हो रहा है अभी जिस समय पे जिस जो काम हो रहा है उस वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट ये सिंगल ऑपरेटिंग पिक्चर ये प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो डिजीज़ आउटब्रेक हुए हैं या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई भी रिसोर्सेज है तो उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो रियल टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है किसका, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम का। अब देखिए यूपीएससी कभी कभी ऐसा गेम खेलती है ना कि अभी जो नया स्कीम आ रहा है और उसका अगर नाम चेंज कर दिया गया है या पहले उसके जैसा कोई और स्कीम था तो उस पर फोकस कर देती है, ना कि अभी कुछ नया। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है। तो ये आपका प्रोग्राम था 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे सहायता दी थी। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है बहुत सारे देशों में इस तरीके का हेल्प करती है लेकिन 100% फंड कभी भी नहीं देती है। ये 50% फंड देती है कि अगर किसी देश में डेवलप करना है तो उस बेसिस पे। तो इसका एम था कि जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड जो आईटी अनेबल डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, मेंटेन करना है, वो भी एपिडेमिक जो प्रोन डिजीजेस है उसके लिए। जिससे कि जो डिजीज़ ट्रेंड चलते आ रहा है कि किस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही है और एक दूसरे में फैलते जा रही है, उस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद अर्ली राइजिंग फेजेस में ही इसको जो है टैकल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एक सेकेंड, हाँ, ये आप लोग देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज़ सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स कि अगर कहीं पे भी कोई डिजीज़ अगर आउटब्रेक होती है तो उसके बारे में आपको इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्विलांस प्लेटफॉर्म है और इसको नेशनल डिजिटल जो हेल्थ मिशन लाया गया है उसी के साथ इसको सिंक्रनाइज भी किया गया है। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है कि ये वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इट मीन्स कि इसके अंदर आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी को आईडी कार्ड लेना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको आईडी कार्ड ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। सो दैट्स वाई ये वॉलेंट्री इन नेचर है। आपसे इस स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि ये मैंडेटरी इन नेचर है तो आप लोग वहाँ पर फंस सकते हो, ठीक है। अब आते ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं। जैसे ट्रैकोमा न्यूज़ में था तो गैम्बिया है जो कि सेकंड अफ्रीकन स्टेट हो चुका है जिसमें कि ये ट्रैकोमा जैसी जो बीमारी है उसको एलिमिनेट किया गया है। इससे पहले घाना था अफ्रीका की, तो ये भी याद रखना है। एक्चुअली भी ट्रैकोमा जो है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में काउंट होता है और ये लीडिंग इन्फेक्शन कॉजेज है जिसके कारण आप देखो ब्लाइंडनेस हो रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे अंधापन हो रहा है वो ये एक ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसे कहते हैं। और ये एक आई में इन्फेक्शन हो जाता है और एक बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि इस तरीके का ब्लाइंडनेस लेकर आती है। और सबसे डरने की बात यह है कि ये कंटेजियस है। इट मीन्स कि अगर इस तरीके से आई या आईलिड्स, नोज़ या थ्रोट सिक्रेशंस को अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप टच करते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो, तो ये आपको भी ये बीमारी हो सकती है। WHO के द्वारा एक ग्लोबल एलिमिनेशन का टारगेट भी सेट किया गया था कि 2030 तक इसको एकदम एलिमिनेट करना है ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया जो है ट्रैकोमा को 2017 में ही एलिमिनेट की थी। तो देखिए ट्रैकोमा फिर से न्यूज़ में आ चुका है। ये आपसे 3-4 स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि गाम्बिया है, कौन सी देश है, गाम्बिया है, अफ्रीका की सेकंड कंट्री है, इससे पहले घाना है, ठीक है। तो ये दोनों जी से है, ये याद रखना है। अब ट्रैकोमा के बारे में आपको याद रखना है कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में काउंट होता है। थर्ड है कि WHO की क्या टारगेट है, तो 2030 तक टारगेट है। और हम लोग कब इसको, इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है, तो हम लोग 2017 में ऑलरेडी इससे जो है निजात पा चुके हैं, यानी कि मुक्त हो चुके हैं। फाइन, तो इतनी 3-4 पॉइंट अगर कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपको ये एकदम रटी होनी चाहिए। जब एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होगा ना, तब आप जब प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक तो कम टाइम में आप अटेम्प्ट करोगे, दूसरा है कि कन्फ्यूज़ नहीं होगे, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था
ऑब्जेक्टिव यही है कि एनीमिया प्रिवलेंस है जो हो रही है, जिस तरीके से एनीमिया की कंडीशन बढ़ती जा रही है उसको कम करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया क्या है, खून की कमी है, जो कि बच्चों में, एडोलेसेंट में और विमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, जब बच्चियाँ बड़ी होती है तो उस समय खून की कमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आयरन डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है कि आयरन की कमी के कारण, क्योंकि आपके बॉडी में अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद खून की लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी के कारण यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, AES, देखिए ईयर्स फर्स्ट अगर हम लोग एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार में रिपोर्ट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई थी। भयानक इसलिए हुई थी कि बच्चों में ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा था और बच्चों की जानें बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो इसको कैटेगराइज किया गया है एक्यूट, यानी कि बहुत ही, आप देखो कि फीवर के साथ ये आता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, यानी कि जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, सर की प्रॉब्लम होती है, इसमें मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, कोमा में बच्चे लोग चले जाते हैं। और ये सेवरल डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, इन सब के कारण जो होता है, ये किसी एक बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता। आप लोग देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजाति है हमारे देश में, उसके कारण ये आपका हो सकता है। लोकली इसको जो है हम लोग चकमी बुखार कह रहे थे, बिहार साइड में आपको देखने को मिलेगा। और ये समर के टाइम में हुआ, जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे आप देखते हो कि हर एक जब मानसून का टाइम होता है तो ऑब्वियस है कि जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में बहुत गर्मी होती है, तो उस समय जो नॉर्थ बिहार होता है वो फ्लडेड होता है। हर एक साल ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उस समय जो है इस तरीके की बीमारी निकल कर आई थी। ठीक है, फिर ग्वीनिया इबोला आउटब्रेक है। अब देखिए इबोला वायरस भी वापस से न्यूज़ में आ चुका है। तो ये देखने को मिला कि फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ीज़ जो है रिपोर्ट किया गया है जब से ये इंड हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। और इबोला वायरस डिजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी रेयर है, डेडली डिजीज़ है, यानी कि जिसको भी होता है मैक्सिमम लोगों की जान चले जाती है। और ये वायरस आप देखो कि यहाँ पे जो इबोला वायरस डिजीज़ है वो लोकेटेड है मेनली कहाँ, तो सब सहारन अफ्रीका में। ठीक है, तो मेनली ये इबोला वायरस वहीं देखने को मिला, इसलिए ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। अब ये आपको पता है कि 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ज़रूर आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, इसलिए मैं विज़न आइज़ की मैगजीन इस बार पूरे मंथ मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं सिर्फ पढ़ाते रह गई थी, आपकी रिवीजन सीरीज़ नहीं आ पाई थी और काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे PT 365 से। तो मुझे इस बार यही लगा कि आपकी मैं रिवाइज़ भी करा देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे खुद से नहीं कर पाते। जब वीडियोस आते हैं तो चलते फिरते आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के इसको सुन भी लेते हो, तो एटलीस्ट आप लोग सुनो भी ध्यान लगाकर, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग जो है ना रिवाइज़ कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखो कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन आया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा ये सप्लाई किए हैं। पहली बार मेड इन इंडिया ये वैक्सीन है जो कि सप्लाई किया गया है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कहने का क्या मतलब है, एक्चुअली आप देखो कि न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस जो होता है उसके अगेंस्ट में ये होता है, यानी कि कोई भी अगर बीमारी यहाँ पे न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो ये वैक्सीन उसके लिए कारगर होगी, जैसे कि आपका निमोनिया वगैरह हो गया। तो कंजुगेट वैक्सीन जो है एक सब्सटेंस है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कम्प्लेक्स शुगर्स है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, एंटीजन फ्यूज होता है जिसमें कि टू अ कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीजन फ्यूज टू अ कैरियर मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है, जो भी है यहाँ पे ये समझिए कि कंजुगेट वैक्सीन होता क्या है। कंजुगेट वैक्सीन यानी कि एक तरीके का ऐसा वैक्सीन होता है ना जिसमें कि जो एंटीजेंस होते हैं, यहाँ पे आपका दो तरीके का एंटीजेंस को फ्यूज़ किया जाता है, यानी कि बॉडी में ये आपका वैक्सीन के थ्रू हमें इंजेक्ट किया जाता है। और ये होता है वीक एंटीजन भी और स्ट्रॉन्ग एंटीजन भी। तो जो वीक एंटीजन है ना वो क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फाइट करने लगते हैं, और उससे क्या होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो बेसिकली जो वैक्सीन होती है ना वो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है, वो जस्ट आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती है जिससे कि आपकी बॉडी नेचुरली तरीके से रिकवर हो सके। तो ये है कंजुगेट वैक्सीन जिसमें कि आपका वीक प्लस स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस दोनों जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जिससे क्या है कि जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस और जो स्टेबिलिटी है वो इन्हेंस हो पाती है। ये है आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, यानी कि न्यूमोकोकल अगर बैक्टीरिया के कारण कोई भी बीमारी हो रही है तो उसमें ये वैक्सीन यूज़ किया जाता है। अगर इन मोस्ट अगर हम कंजुगेट वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड है जो कि अटैच किया जाता है डिप्थीरिया के साथ और टेटनस के साथ। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम है जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं ये सारे प्रोटीन्स बहुत ही ईजिली, और फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं। तो ये याद रखना है। और इनका साइड इफ़ेक्ट भी है, यानी कि न्यूमोकोकल जो कंजुगेट वैक्सीन है इनका साइड इफ़ेक्ट है, और ये फीवर से लेकर आपका जो है हेडेक, ये सारी चीज़ें होगी। साथ ही अगर देखें तो केटोप्रोफेन, तो केटोप्रोफेन है क्या, देखिए पेन किलर है ये,
तो मेनली ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए। और ये आप लोग भी जानते हो कि जहाँ पे भी दर्द हो रही है उस तरीके के दर्द को आप लोग पेन किलर से नहीं उसको ठीक कीजिएगा। तो बांग्लादेश जो है वो बैन कर चुकी है इस तरीके के पेन किलर को। तो केटोप्रोफिन जो है एक पेन किलर है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता था किसमें, तो ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये कैटल में यूज़ किया जाता था। ये डेक्लोफेनेक है और केटोप्रोफिन है, ये आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जो कि ये प्राइमरी थ्रेट होता है साउथ एशिया की वल्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो डेक्लोफेनेक ड्रग्स है ना वो बैन किया गया है यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। कब, तो 2006 में। अब देखते हैं यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में, तो जल्दी जल्दी इसे भी कवर करते हैं। ये है अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी कि MBT MK-1A। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हैंडेड ओवर किया गया है, हमारे देश में डेवलप हुआ हुआ। और ये जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है ये इंडियन आर्मी को दी गई है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। एक्चुअली इसमें आप देखो कि कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे फायर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है और सारे लाइटनिंग कंडीशन में ये काम करेंगे। फिर है फाइथन 5, तो इंडिया की ये बनी हुई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि तेजस है। इनमें ये आप देखो कि फिफ्थ जनरेशन ये ऐड किया गया है फाइथन 5। तो फाइथन 5 जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, हवा में ये मिसाइल है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये आपका तेजस के साथ ही इसको ऐड किया गया। हेलिना है और ध्रुवास्त्र है, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया है। हेलिना ये आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र ये आपका इंडियन एयरफोर्स वर्जन है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये सिस्टम आपका सारे वेदर में चाहे रात हो या दिन हो ये आपका काम करेगा और ये हमारे देश में ही इसको बनाया गया है जो कि DRDO के द्वारा। नैनो स्नीफर है, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर जो कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर के ऊपर बेस्ड है और ये माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल जो सिस्टम है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखना है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको अनाउंस किया गया है इस साल के बजट में। तो जो भी बजट में आपका लाया गया है उसको तो आप लोग एकदम से रट्टे मार लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होते कितने तरीके के हैं। तो 4 तरीके के, ये ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है। ब्लैक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लू हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि मीथेन होते हैं और CO2 जो है वो कैप्चर और स्टोर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन है तो इससे याद रखना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ये बना होता है और इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होता क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो ग्रीन जो है वो बहुत हेल्दी हाइड्रोजन होती है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ये कोल से बना होता है, ब्राउन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इमिट होता है एटमॉस्फेयर में। ग्रे हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये भी मीथेन से बनी होती है। तो ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन जो है ये मीथेन से बनी होती है और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट होता है। तो इमिशन अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो ब्राउन और ग्रे में होता है, ब्लू में ये कैप्चर्ड होता है और ग्रीन में ये इमिशन होती ही नहीं है। फाइन। तो अगर हम लोग नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करें तो एक्चुअली ये मिशन एम्फेसाइज करेगा किसके ऊपर, तो जो हाइड्रोजन जनरेट होता है ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, जिसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मिशन है वो फोकस करेगा। बट इसके अलावा मैं की पॉइंट पे बात करती हूँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ करने से। तो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाइड्रोजन जो यहाँ पे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बेटर होगा अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में देखें तो। अगर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा जाता है कई बार हाइड्रोजन का, तो एनर्जी सेक्टर में अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में, एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फीड स्टॉक की बात करें तो ये हर जगह आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन राउंड टेबल की बात की जाती है, तो हाइड्रोजन राउंड टेबल जहाँ के हाइड्रोजन इकॉनमी द इंडियन डायलॉग 2021 ये ऑर्गेनाइज किया गया है एनर्जी फोरम के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, एक एपेक्स यहाँ पे आप देखो कि सोसाइटी है जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में है ये, और ये काम कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। इंडिया S2 अलायंस भी है, ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन अलायंस भी हम लोग यहाँ पे किए और ये अलायंस है एनर्जी और इंडस्ट्रियल फर्म का, जो कि चार्ट इंडस्ट्रीज़ और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उनके द्वारा ये लीड किया जा रहा है। ये जो अलाइंसेस है ना, इससे सरकार के एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगा। इसके थ्रू हम लोग नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी रोड मैप बना रहे हैं 2030 तक। नेशनल हाइड्रोजन फंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन लिंक कैपेसिटी होगी, नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स और मिशंस होगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। उसके अलावा एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे
आप देखो कि है हम लोग इज़राइल के जो बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उसके साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी है क्या? एक्चुअली ये बैटरी है जिसमें कि एल्यूमिनियम एलॉय को यूज़ किया जाएगा और एज ए एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और वाटर को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जैसा यूज़ किया जाएगा, और एयर इलेक्ट्रोड जो होगा ये कैथोड जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि पानी भी होगा, वाटर एज इलेक्ट्रोड, और एयर भी होगा, और साथ ही एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट्स को भी यूज़ किया जाएगा। ये काम कैसे करेंगे? तो एयर जो है एटमॉस्फेयर से इसको सक किया जाएगा एयर कैथोड सिस्टम में, जो कि कैटलिस्ट से बना होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपको बस आइडिया होना चाहिए। एल्यूमिनियम एयर बैटरी का अगर हम लोग लिथियम आयन बैटरी के ऊपर अगर हम लोग बेनिफिट्स देखें तो ये समझिए कि एल्यूमिनियम जो कि सस्ता होता है, हल्का होता है और मोर एनर्जी डेंस ऑल्टरनेटिव है। साथ ही अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मच ग्रेटर रेंज होगा 400 किलोमीटर तक, और मोर यहाँ पे पर बैटरी स्टोरेज होगी। साथ ही अगर हम लोग एल्यूमिनियम प्लेट की बात करें तो ये अगर एल्यूमिनियम एयर बैटरी में इसको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। वन ऑफ द की अगर डाउन साइड देखें, यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये है कि इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी को बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है वो रिचार्जेबल नहीं है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद मिसलेनियस देख लेते हैं। लार्ज हार्ड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जेनेवा में ये आपका काम किया गया है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं है, सो यू कैन स्किप इट वेरी इजली। ओके, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का एम है कि इस टीम को प्रमोट करे। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसमें कि गर्ल्स स्टूडेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि स्टेम में वो अपनी कैरियर बनाए, तो इसलिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लाया गया है। और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, आज नहीं 2019 में ही, ठीक है। उसके बाद कपिला स्कीम है, यानी कि कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस है। ये स्कीम आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस फैलाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जब कुछ भी इनोवेट करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। टेक्नोग्राहीज है, टेक्नोग्राहीज ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली टेक्नोग्राहीज ये स्टूडेंट होंगे टेक्निकल एजुकेशन के, जो कि आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज के। साथ ही ये स्टूडेंट जो है लाइव लेबोरेटरीज़ में ये विजिट करेंगे, और 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो कि साइट है यहाँ पे, और इसके लिए ये सीखेंगे, कंसल्ट करेंगे, जनरेट करेंगे कुछ नए आइडियाज़, कुछ सॉल्यूशंस। तो ये पूरी टेक्निकल बेस्ड यहाँ पे आपका हाउस बनाया जाएगा, ठीक है। और है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020। तो बेसिकली ये याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स जो है यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर एमएसएमई और नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए दिया जाता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद एंस्टिंटीनियम है, तो ये आप लोग देखो कि एंस्टिंटीनियम ये एलिमेंट 99 है, जिसको कि पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया गया। तो पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से 99 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे रखा गया, जिसको कि एंस्टिंटीनियम यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे इसको रखा गया है। फिर है कैडमियम डोप्ड सिल्वर एंटीमोनी टेलुराइड। तो ये न्यू लीड फ्री मटेरियल है, जो कि इफेक्टिवली आपका कन्वर्ट करेगा जो भी वेस्ट हीट है ना, उसको पावर में ये कन्वर्ट करेगा स्मॉल होम इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। तो ये बेस्ट किस में? थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में, जो कि यहाँ पे अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जो जनरेशन्स है उसके लिए। तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे है जेलेटिन स्टिक्स। तो जेलेटिन स्टिक्स ये क्या है? ये चीप एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, जो कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में ये काफ़ी यूज़ होता है, जैसे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, रोड है, रेल्स है, तो इन सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये जो जेलेटिन स्टिक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो रेगुलेट की जाती है वो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है पीसो के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और पीसो किसके अंदर काम करे? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करते हैं। ये नोडल एजेंसी है जो कि जितनी भी हैजार्डियस सब्सटेंस है, जैसे कि जिसमें आग लगने की डर होती है, एक्सप्लोजिव है, कंप्रेस्ड गैस है, पेट्रोलियम है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है।
सो गाइज़ हमारी साइंस एंड टेक की ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गई है। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट पोर्शन भी मिलेगा। कल्चर की लेसन आप लोग को नहीं मिली है, तो मैं भी वो उसकी जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसके लिए लाइक कीजिए। और भी कुछ अगर आप लोग की डिमांड है, तो कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोग और भी कोई भी लेक्चर चाहते हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। साथ ही मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।